विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब जो अपन निकालने वाले हैं वो है विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर। विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष क्या होती है? एक माइनस आवेश, एक प्लस क्यू आवेश, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को तो इसकी अक्ष रेखा कहते हैं। और अक्ष रेखा के केंद्र से के लंबवत खींची गई, अक्ष रेखा के केंद्र के लंबवत खींची गई रेखा को इसकी निरक्ष रेखा कहते हैं। और इस निरक्ष रेखा के किसी बिंदु अपन यहाँ पर कितना ले सकते हैं? P। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो बिंदु P को है वो किस किस से यहाँ पर, बिंदु P को A से और बिंदु P को B से यहाँ पर इस प्रकार से मैंने मिलाया। डिस्टेंस क्या लेने वाले अपन? A से O की डिस्टेंस कितनी रहेगी? A रहेगी। और O से B की भी कितनी डिस्टेंस रहेगी? A डिस्टेंस रहेगी। O से P की कितनी डिस्टेंस रहेगी? R रहेगी। और A से P की कितनी रहेगी? X। और P से B की भी कितनी रहेगी? X डिस्टेंस रहेगी। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो दूरियाँ हैं वो शो करी हैं। A से O की A, O से B की A और B से P की X जो डिस्टेंस रहेगी वही डिस्टेंस A से P की रहेगी। और इसकी अक्ष O से जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो कितनी ले रहे हैं? R डिस्टेंस ले रहे हैं। तो माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालेंगे, फिर उसके बाद प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालेंगे। P पर तीव्रता वही होगी KQ/x²। यहाँ पर x² आ जाएगा, यहाँ पर भी x² आ जाएगा। तो किसके कारण निकाल रहा हूँ मैं? माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता कितनी हो जाएगी? EA बराबर कितना हो जाएगा? KQ/x²। और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहने वाली? इसकी जो डायरेक्शन रहती है माइनस आवेश के कारण कैसी रहेगी? माइनस आवेश की ओर रहेगी, अर्थात P से किधर की ओर रहेगी? P से रहेगी A की ओर। इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी P से A की ओर, इसकी डायरेक्शन रहेगी। प्लस क्यू आवेश के कारण, P पर तीव्रता EB इक्वल KQ/x²। और इसकी जो दिशा रहेगी वो क्या रहने वाली है? B से P की ओर, अर्थात B से P की ओर इसकी दिशा रहने वाली इस प्रकार से। B से P की ओर इसकी डिस्टेंस रहने वाली है B से P की ओर। इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी? B से P की ओर रहेगी। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? P से A की ओर रहेगी। अर्थात दोनों के जो परिमाण हैं वो बिल्कुल सेम है, दोनों के जो हैं वो दोनों सेम है। 1 और समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं अपन? समीकरण 1 व 2 से जो EA का है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही किसकी है? EB की। दोनों की कितनी आ रही है? KQ/x²। अब इन दोनों की जो तीव्रता है वो सेम आ रही है। यहाँ पर अपन ने कक्षा 11th में त्रिभुज का नियम पढ़ा था। तो त्रिभुज के नियम के अनुसार इनका जो परिणामी आएगा, इन दोनों सदिशों का जो परिणामी सदिश आएगा वो क्या आएगा? इन दोनों के बिल्कुल मध्य बिंदु से गुजरेगा। इस प्रकार से इन दोनों के बिल्कुल मध्य बिंदु से गुजरेगा। और ये जो इसके साथ जो कोण बनाएगा वो रहेगा थीटा, और इसके साथ भी जो कोण बनाएगा वो कितना रहेगा? थीटा। तो यहाँ पर अब घटकों में विभाजित करना पड़ेगा। और घटकों में विभाजित करने के लिए क्षैतिज वाला जो घटक आएगा वो कोस में आएगा, और कोस में EA का जो घटक आएगा EA cos थीटा आएगा, और B का जो आएगा वो भी कितना आएगा? EB cos थीटा आएगा। इसके जो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर जो घटक आएंगे वो साइन थीटा में आएंगे। ये आएगा EB साइन थीटा, और ये कितना आएगा? EA साइन थीटा। यहाँ लिख रहा हूँ EA साइन थीटा। तो इनके जो दोनों घटक हैं परस्पर जो विपरीत दिशा में ऊर्ध्वाधर घटक तो परस्पर निरस्त हो जाएंगे। EB साइन थीटा और EA साइन थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाएंगे, जबकि EA cos थीटा और EB cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण, क्योंकि A के कारण भी यही वाला है और B के कारण भी यही वाला, तो ये एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाएंगे। तो इनका जो परिणामी तीव्रता आएगी, परिणामी तीव्रता एक्सिस और एन से मैं इसको शो कर रहा हूँ। तो परिणामी जो तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी? EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। और निरक्ष पर जो तीव्रता है वो थोड़ा स्मॉल n ले लेते हैं इसको, स्मॉल n EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। और जो EA का मान है वही किसके बराबर है? EB के। ये वाली समीकरण से, समीकरण 3 से EA का मान EB के बराबर है। तो EA कितना हो जाएगा? EA
कोस थीटा प्लस ई ए कोस थीटा, और ये दोनों 2EA कोस थीटा। 2EA, EA की जगह कितना आ जाएगा KQ/x², तो यहाँ EA की जगह कितना आ जाएगा KQ/x² और कोस थीटा। कोस थीटा का यहाँ पर मान निकालना पड़ेगा। ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना होएगा थीटा। क्यों होएगा ये कोण थीटा? क्योंकि ये कौन से कोण नजर आ रहे हैं, एकांतर कोण नजर आ रहे हैं। देखो बिल्कुल जेड आकृति बन रही है और जेड आकृति वाले कोण एकांतर कोण होते हैं, तो ये कोण थीटा तो ये कोण थीटा। यहाँ पर आपको कोस थीटा निकालना, तो कोस थीटा क्या होगा, थीटा के सामने कर्ण आधार और ये थीटा के सामने लंब, ये वाला आधार और ये कर्ण, और कोस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है a और कर्ण कितना है x है। मैंने कौन से त्रिभुज से लिया APO, त्रिभुज APO में क्या निकाला आपने कोस थीटा, और कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार कितना a और कर्ण कितना x, तो कितना हो जाएगा A/x। इस कोस थीटा का मान यहाँ पर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा En बराबर 2KQ/x², और कोस थीटा की जगह कितना आ जाएगा A/x, और ये कितना हो जाएगा En बराबर 2KQ/A/x पर कितनी पावर आ जाएगी 3 पावर। और इस x का मान भी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा r² प्लस a², और x इक्वल कितना लिख सकते हैं r² प्लस a² पर कितनी पावर आ जाएगी 1/2 पावर, और यदि 3 पावर है तो ये कितना हो जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा r² प्लस a² पर कितनी पावर आ जाएगी 3/2 पावर। अर्थात इस x की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ r² प्लस a² की पावर 3/2 इस x की जगह, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इस x की जगह En इक्वल बराबर 2, इस 2 को मैं किसके साथ लिख रहा हूँ a के साथ, और बाहर वही q और कैसा कैसे, और इस x की जगह कितना आ जाएगा r² प्लस a² की पावर 3/2। और यहाँ पर जो r का मान रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है किसकी तुलना में a की तुलना में, तो जो a की जो उच्च घात हैं उनको क्या ले लिया जाएगा नगण्य। अर्थात r का जो मान है वो a की तुलना में बहुत अधिक है, तो a की घातों को नगण्य लेने पर, a की घातों को नगण्य लेने पर a की घातों को नगण्य लेने पर कितनी पावर बच जाएगी यहाँ पर En इक्वल बराबर ये कितना हो जाएगा q इंटू 2a कितना होता है p होता है, कैसा कैसे ही, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r पर कितनी पावर आ जाएगी 3 पावर आ जाएगी, तो En बराबर कितना आएगा निरक्ष पर तीव्रता कितनी आएगी Kp/r की पावर 3, और जो अक्ष पर तीव्रता आई थी वो कितनी आई थी 2Kp/r की पावर 3। अर्थात अक्ष पर जो तीव्रता है वो निरक्ष की तीव्रता की कितनी थी दुगनी थी, ये रहेंगी Kp/r की पावर 3, और जो अक्ष पर जो तीव्रता थी Ea बराबर वो कितनी थी 2Kp/r की पावर 3। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, आपने किस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर तीव्रता निकाली है। विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर तीव्रता निकालने के लिए किसी बिंदु P पर लिए, किसी बिंदु P पर A से डिस्टेंस x और ये वाली डिस्टेंस भी x, ये A और ये A, इनको घटकों में अपन ने किस प्रकार से विभाजित किया। A के कारण जो दिशा आएगी वो किस ओर आएगी P से A की ओर, और B के कारण कैसे आएगी इससे दूर की ओर, क्योंकि माइनस आवेश के कारण माइनस की ओर और प्लस आवेश के कारण प्लस से दूर की ओर होती है। ये थीटा और ये वाला भी थीटा। घटकों में विभाजित किया तो ऊर्ध्वाधर घटक साइन थीटा में EB साइन थीटा और EA साइन थीटा, ये वाला घटक EA कोस थीटा और EB कोस थीटा। दोनों के परिणाम जुड़ जाएंगे, EA और EB दोनों समान हैं, तो 2EA कोस थीटा, EA का यहाँ पर मैंने मान लिख दिया KQ/x², ये यहाँ से KQ/x² लिख दिया। कोस थीटा का मान निकाल लिया इस वाले त्रिभुज से, ट्राइंगल APO से A/x, उस A/x को यहाँ पर, और x की 2 और 1 3 पावर, और x की 3 पावर को मैंने यहाँ से इस वाले त्रिभुज से वापस यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाई, और पाइथागोरस प्रमेय लगाकर मैंने यहाँ पर कितना लिखा r² प्लस a², और r का जो मान होता है वो बहुत अधिक होता है किसकी तुलना में a की तुलना में, तो a की जो उच्च घात हो उनको नगण्य लेने पर Kp/r की पावर 3, और निरक्ष पर कितना आया 2Kp/r की पावर 3। एक बार इसे नोट कर लीजिए आप सभी।
अक्ष पर तीव्रता और निरक्ष पर तीव्रता में संबंध। अक्ष पर जो तीव्रता आई थी ई ए वो कितना आई थी 2kp/r⁴, और जो निरक्ष पर जो तीव्रता आई थी वो कितना आई थी ओनली kp/r⁴। इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो E/E इक्वल बराबर 2 पर रहेगा, नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, kp/r⁴ दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इससे जो तीव्रता आएगी अक्ष पर जो तीव्रता आएगी वो निरक्ष पर तीव्रता की कितनी होएगी दुगनी। अर्थात अक्ष पर तीव्रता निरक्ष की तीव्रता की दुगनी होती है, या फिर कितना लिख सकते हैं En बराबर कि जो निरक्ष पर तीव्रता है वो अक्ष की तीव्रता की आधी होती है। दोनों कहने का मतलब एक ही है कि जो अक्ष पर तीव्रता है वो निरक्ष की तीव्रता की दुगनी होती है, या निरक्ष पर तीव्रता अक्ष की तीव्रता की आधी होती है।